दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। बड़ी दिलचस्प सी बात है, इस तरह के झटके तो कभी कांग्रेस ने भी नहीं देखे होंगे, हालांकि बहुत झटके उनको लगे थे जब उनके खुद के अच्छे खासे बड़े नेता, पुराने नेता एक एक करके उन्हें छोड़कर जा रहे थे। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा शायद कि कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से कि कुछ घंटे पहले ही पता लगता है कि सुबह के वक्त में अशोक तंवर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे और कुछ घंटों के बाद ही फिर वो कांग्रेस में एक रैली में जाते हैं अचानक और शामिल हो जाते हैं जहां पर राहुल गांधी है। कुल मिलाकर के ये है कि ये जो चेंज ओवर चल रहा है इस तरह से वो वाकई में दिलचस्प है। इस वक्त हरियाणा में बाढ़ आ गई है बीजेपी में लोगों के छोड़ने की। वो कहते हैं ना, जहाज डूबने से पहले चूहे सबसे ज्यादा पहले भागते हैं। हालांकि ये फ्रेज इनके ऊपर सूट करता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस वक्त बीजेपी के पतन की परिस्थितियां कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं कि उनके नेता अब एक एक करके उन्हें छोड़ने लगे हैं। जो आए थे दूसरी जगह से वो वापस जाने लगे हैं, जो अपने हैं वो भी जाने लगे हैं। कुल मिलाकर के तस्वीर ये है कि इस वक्त बीजेपी एक बड़े संकट से जूझ रही है, जहां पर स्मृति ईरानी अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमारी शैलजा को डिप्टी सीएम बनने के लिए कांग्रेस को बताने लगती है, सलाह देने लगती है। वही सवाल ये उठता है कि वो नरेंद्र मोदी जी को कौन सी सलाह देंगी जिससे कि खुद उनके लिए भी थोड़ी रोशनी आए और उनकी बीजेपी में हरियाणा में कुछ बेहतर स्थितियां हो जाए। मैं ये बिल्कुल सार्केस्टिकली पार्टी को लेकर के टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये परिस्थितियां बिल्कुल सच है, ऐसा ही हो रहा है। आइए बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से और समझते हैं इस पूरी परिस्थिति को कि किस तरह से सर ये चल रहा है। कि यहाँ पर आज देख रहे हैं कि जो नेता हैं वो कुछ घंटों में ऐसे बदल के जा रहे हैं। हालांकि इंसान का मन बदलने में वक्त लगता है, और अगर अशोक तंवर का मन पहले बदला जा चुका था तो किस मन से वो उस रैली में पहुंचे होंगे जहां पर वो पहले प्रचार सुबह कर रहे थे, अपने ट्वीट्स पर लिख रहे थे। फिर पता लगता है कि अचानक राहुल गांधी की रैली में जाकर वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि एक सवाल इसके साथ, ये दो सवाल है सर, हालांकि इसके साथ एक और सवाल ये है कि राहुल गांधी खुद ये बात कहते आए हैं कि भाई जो लोगों ने छोड़कर चले गए थे उनके लिए अब वो जगह वहां पर मौजूद नहीं है। लेकिन ये राजनीति यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो राहुल गांधी भी सबको वापस ले लेंगे इसका मतलब आगे जाकर। विनीता, अशोक तंवर एक बड़ा दलित चेहरा है। अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी के बड़े मजबूत नेता हुआ करते थे। अगर मेरी जानकारी ठीक है तो शायद यूथ कांग्रेस वगैरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे ये, और सांसद भी रहे। और ये जिन परिस्थितियों में भी छोड़ के चले गए, तो कहाँ तो बीजेपी ये कह रही थी कि शैलजा को तोड़ने वाली है, 25 तारीख को शैलजा बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है। नहले पे दहला बांध दिया कांग्रेस ने। अशोक तंवर लंबे अरसे से इधर बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे। चुनाव के वोट के ठीक पहले, प्रचार के आखिरी दिन, ये एक बड़ा झटका है बीजेपी को, अशोक तंवर का पार्टी छोड़ना और कांग्रेस में ज्वाइन करना। होता क्या है कि जब कोई चेहरा कहीं मजबूती से खड़ा होता है और वो अचानक उसके खिलाफ चलाया गया होता है, अगर उस पार्टी के विपरीत परिस्थितियां हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परिस्थितियां उस पार्टी के पक्ष में है तो उन परिस्थितियों में थोड़ा और इजाफा हो जाता है। राहुल गांधी ने कहा होगा कि जो लोग चले गए हम नहीं लेंगे, लेकिन युद्ध के मैदान में जहां सेनाएं आमने सामने हो, वहां पर एक एक सैनिक बड़ा कीमती होता है। वो भी कोई ऐसा सैनिक हो जो अनुभवी भी हो, जिसके पीछे कुछ अपनी जमात भी हो, तो वो अपने आप बड़ा कीमती होता है। और रणनीति ये कहती है कि कभी रिजिड होकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि राजनीति में जैसा मौका आए वैसा दाव चल देना चाहिए। राहुल गांधी पहले ऐसा नहीं करते थे, लेकिन राहुल गांधी धीरे धीरे बहुत परिपक्व और मैच्योर हुए हैं और उन्होंने ये करके अपनी राजनीतिक मैच्योरिटी का परिचय दिया है। और बहादुरगढ़ शायद जगह है जहां पर अशोक तंवर ने शायद ज्वाइन किया, अगर मुझे ठीक नाम याद है, तो वहां अचानक सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। और इसके नाते क्या होगा कि अभी कल तक अशोक तंवर के जितने समर्थक वहां बने होंगे बीजेपी के अंदर और जो उनके साथ छोड़ के गए होंगे कांग्रेस, वो कल सुबह तक बड़े पैमाने पर सबके सब कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे और वो अपने अपने इलाके में कांग्रेस के लिए काम करने लगेंगे। तो मैंने कहा इसका निश्चित तौर पर चुनाव पर तो एक बड़ा असर पड़ता है। और ये असर पड़ता है भाजपा को सब छोड़ क्यों रहे हैं। एक तरफ भाजपा के लोग छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो भाजपा में बाहर से आए थे वो उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो ये इस वक्त बड़ी ऐसी परिस्थिति है, जो कहा जाता है ना कि बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। तो कुछ बीजेपी के साथ वही परिस्थिति हो गई है कि ऊंट पर बैठे को भी कुत्ता काट ले रहा है और अभी सारे हालात उनके बहुत खिलाफ हैं। मैंने हरियाणा पर बातचीत करते हुए पहले दिन आपसे कहा था
कि मैं जहां तक देख पा रहा हूं, अगर सचमुच के ईवीएम वगैरह टाइप का जैसे उड़ीसा में हुआ है, उड़ीसा के बारे में मेरा मानना है कि उड़ीसा की जीत भाजपा की स्वाभाविक जीत नहीं है, वो ईवीएम की जीत है, बेईमानी की जीत है। उसी तरह से मेरा मानना है कि अगर उस तरह की कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं है तो कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में 55 से कम सीट नहीं जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो तमाम साथी दोस्तों से बात हुई तो वहां के हालात का मैं अध्ययन कर पा रहा हूं, 55 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, यहाँ पर मैं इनका जो ट्विटर अकाउंट है अशोक तंवर का वो देख रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ये 3 दिन पहले की इनकी एक ट्वीट है जिसमें अशोक तंवर ने यहाँ पर नायब सैनी को लेकर के नरवाना में के लिए जो है वो यहाँ पर ट्वीट किया है और ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं साफ अशोक तंवर की, ये मुख्यमंत्री के साथ। जी, ये देखिए सर, तो ये तस्वीरें, हाँ ये 3 दिन पहले की है सर। और इसके बाद जी, इन्होंने 2 दिन पहले भी नरवाना में उजाना में नरवाना के उजाना में यहाँ पे देखें अगर आप जी, तस्वीरें, ये बीजेपी का इन्होंने पहना हुआ है पट्टा यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर भी ये नायब ये सब अपनी जगह है पे राजनीति लेकिन में सर वो आज, तुच्छता लेकिन सर ये 2 घंटे पहले की है। ये महेंद्रगढ़ में, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में ये हाँ, है, हरियाणा के जी, महेंद्रगढ़ में यहाँ जी, पर महेंद्रगढ़ है साहब, हाँ जी, जी, यहाँ पहुंचते हैं और पहुंचकर यहाँ पर ये देखिए जी। जी वनीता, घर वापसी है अशोक पवार की। सर सवाल यहाँ ये उठ रहा है सर कि ये जिस तरह से हो रहा है बीजेपी में, एक एक करके लोग छोड़कर जा रहे हैं हरियाणा में, अब इसके बाद अब क्योंकि चुनाव हो जाएगा हरियाणा का, फिर महाराष्ट्र का चुनाव है। इस चुनाव का असर साफ, ये तस्वीरें भले ही 2 अलग अलग प्रांत हैं लेकिन बहुत असर पड़ता है और दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है फोन में। जैसा शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था अभी कुछ दिन पहले एक मामले को लेकर कि वो वीडियो जो है वो 1 मिनट में, मतलब जो राहुल गांधी ने बाहर जाके बोला वो यहाँ पर भी जब भारत में भी बोलते हैं तो भी दुनिया के हर कोने में सेकंड्स में पहुंच जाता है। तो ये हरियाणा से महाराष्ट्र में संदेश पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो कुछ सेकंड। बिल्कुल। और इस तरह महाराष्ट्र दलित चेहरे का जाना लास्ट मोमेंट पे, ये महाराष्ट्र में कितना इम्पैक्ट करेगा सर? दलित कार्ड ही खेलने की कोशिश कर रही थी बीजेपी हरियाणा में, और नॉन जाट और तमाम तरह के समीकरण बनाने की कोशिश कर रही थी हरियाणा में। उसने कुछ लोगों को अपना पैपेट बना करके इस तरह से चुनाव लड़ने की कोशिश की कि कुछ वोट कट जाए और वोट कटने के नुकसान कांग्रेस को बीजेपी फायदा उठा ले, लेकिन उसका कोई दाव वहां काम नहीं आया। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है विनीता, शायद मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं कि महाराष्ट्र की हालत यह है कि जो शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, वो लगातार आप देख रहे हैं माफी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी बहन के खिलाफ मुझे अपनी बीवी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और तमाम तरह की सफाई दे रहे हैं। और उनके बहुत सारे जो निचले तमाम जो काडर के लोग हैं वो लगातार पार्टी में वापस जा रहे हैं। वही स्थिति उद्धव ठाकरे की पार्टी की है। उद्धव ठाकरे कल अगर दरवाजा खोल दें तो आप देखेंगे कि जो उनके साथ के एमएलए वापस गए थे उद्धव ठाकरे के, और उनको ये आश्वासन दे दें कि आप लोगों की टिकट नहीं कटेगी, आप वापस आ जाओ, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो गए वो सबके सब वापस लौट जाएंगे। वहां बहुत बेचैनी है। वो लोग जान रहे हैं कि बीजेपी में कोई जान नहीं है, बीजेपी महाराष्ट्र में बहुत कमजोर है, बीजेपी ने अपनी साख खराब कर ली है। उसके अलावा नितिन गडकरी जो वहां के एक मजबूत नेता है, उनका अपना विद्रोह अपनी जगह है, वो जिस तरह की बातें लगातार उठा रहे हैं। दूसरे मराठा बड़े नेता वहां फडणवीस है, देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह से डाउन किया गया और चीफ मिनिस्टर से डिप्टी सीएम बनाया गया, उसके बाद उनकी कोई वकफ नहीं छोड़ी गई। उन सारा का मिला जुला इस तरह का असर है बहुत पूरे महाराष्ट्र में कि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का परिणाम भी हरियाणा जैसा होगा। महाराष्ट्र का चुनाव भी एक तरफा जाएगा और पूरी ताकत से वो जो महाअघाड़ी है कांग्रेस पार्टी के साथ की जो महाअघाड़ी है उन लोगों के साथ वो जाएगा पूरा चुनाव। और ये आप देखेंगे महाराष्ट्र का जो चुनाव होगा तो यही परिणाम निकल करके आएगा। इसीलिए बीजेपी के कैंप में, उनके सहयोगियों के कैंप में लगातार भगदड़ मची हुई है। जी विनीता। सर यहाँ पर दलित कार्ड कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं दलित कार्ड की, और जैसे राहुल गांधी लगातार यहाँ पर कास्ट सेंसस को लेकर के मुद्दा बना करके जा रहे हैं, संविधान को हाथ में लेकर जा रहे हैं। संविधान अपने आप में रिप्रेजेंट करता है, जैसे क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था,
तो एक अलग ही तरह से दलित वर्ग को जोड़ लेता है, जैसे आप संविधान की किताब को हाथ में पकड़ते हैं। विनीता, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी सर 10 सीटों पर उपचुनाव है, तो ये इस विनीता, खास दलित जो है ना, दलित आबादी जो है वो आप जानती हैं 20-22% आबादी है और वो एक बड़ी आबादी मानी जाएगी। और उस आबादी का चुनाव के मायने में बड़ा मतलब है उस आबादी का, इसलिए उसको बहुत आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में वो आबादी चली गई थी मायावती के साथ, लेकिन लोकसभा चुनाव में लौट करके वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ी है। बाकी प्रदेशों में आमतौर पर अलग अलग तरह की परिस्थिति में वोट देती है, लेकिन ज्यादातर जगह पर वो कांग्रेस का समर्थक वोटर रहा है। और अभी जब कांग्रेस उभर करके दोबारा से ऊपर आई है, तो वो जो दलित वोट है वो कहीं ना कहीं फिर अपने घर की तरफ देख रहा है। उसी का ये एक जो ये नमूना है अशोक तंवर का वापस आना। और बहुत सारे और दलित नेता आप देखेंगे, दलित नेता, मुस्लिम नेता और तमाम लोग, ब्राह्मण नेता, ये सारे लोग कांग्रेस की तरफ लौटते हुए आपको दिखेंगे, जो छोड़ छोड़ के चले गए थे। बहुत सारे लोग लाइन में हैं, मेरी जानकारी अगर ठीक है, बहुत सारे लोग लाइन में हैं, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के अंदर मंत्री संतरी टाइप के लोग भी हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं संपर्क बनाए हुए हैं कि आने वाले समय में अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो कांग्रेस में कैसे ज्वाइन किया जाए और टिकट को कैसे पक्का किया जाए। ये तो राजनीति है। जब बीजेपी का दौर आया था तो दूसरी पार्टियां छोड़ छोड़ करके बड़े पैमाने पर बीजेपी में चले गए थे और ऐसा लग रहा था कि कोई चाणक्य है और उसका चाणक्यगिरी चल रही है और सारी पार्टियों का सफाया कर देंगे। उसी अहंकार में नरेंद्र मोदी ने यह कहना शुरू कर दिया था कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। तो कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बन पाया, कांग्रेस युक्त भाजपा जरूर बन गई। भाजपा में जरूर कांग्रेस के 100 से ज्यादा लोग एमपी के पोस्ट पर बैठे हुए और तमाम लोग, कई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है कांग्रेस के गए हुए लोग, वो कांग्रेस युक्त भाजपा जरूर बन गई है। तो ये परिस्थितियां हैं। ऐसे में दलित का कहीं पर टर्न लेना निश्चित तौर पर एक इंडिकेशन है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और दलित लोग अगर इस तरह से टर्न लेते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय का जो परिणाम होगा वो कुछ अलग तरह का परिणाम होगा। जी विनीता। जी सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में अब कांग्रेस को उन चेहरों को वापस लेना चाहिए जो कभी उनके साथ लंबा साथ निभाने के बाद अपॉर्चुनिटी देखते हुए छोड़कर चले गए थे? मुझे लगता है कि अगर वो जो यूजफुल नहीं है तो उनकी तो कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन जिनका इस्तेमाल है उन लोगों को लेने में कोई बुराई नहीं है, उनको ले लेना चाहिए। सर मुझे याद है जब चुनाव सुधारा है से मैं ठीक पहले, कोई बात नहीं सर, जब चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी से जब मुलाकात हुई थी तो राहुल गांधी ने मेरे सामने जब चर्चा इस मुद्दे पर हो रही थी तो राहुल गांधी ने कहा था कि अशोक चौहान हमारे सामने यहीं बिल्कुल ठीक सामने बैठकर और काफी रोकर गए थे जब बीजेपी गए। उन्होंने बोला कि मैं और झेल नहीं पा रहा हूँ और वो दिल से कांग्रेसी है वो व्यक्ति और मैंने उसे जाने दिया, कोई बात नहीं। लेकिन कई ऐसे और भी हैं जिन्होंने इस तरह से जो दिल से नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी के लिए गए थे। तो राहुल गांधी ने सर ये कहा था कि जो चले गए वो चले गए, जो बचे हैं वो मेरे हीरे हैं, जो चले गए मैं मानूंगा ये फिल्टर हो गया, कांग्रेस में फिल्टर लग गया। तो जो फिल्टर लग गया था तो वापस उन लोगों को लेना, क्या वापस उस राजनीति के गंदे पन्ने को पढ़ना नहीं है जो कि कभी भी कहीं भी मैसेज देना हो सकता है, उनको वापस लेना, एक मैसेज देना है कि देखो बीजेपी को लोग छोड़ रहे हैं। वो भी एक अपनी तरह का मैसेज है। जब आप युद्ध के मैदान में होते हैं तो युद्ध के मैदान में बहुत सारे नियम और नीति आपको तोड़ने पड़ते हैं। जब जब ये कलयुग नहीं था, उस कलयुग में भी महाभारत को आप याद करिए, आप रामायण को याद करिए, तब भी युद्ध के बहुत सारे नियम तोड़े गए, जबकि दोनों लोग अवतार थे, राम भी और अवतार थे और कृष्ण भी अवतार थे, लेकिन युद्ध जीतने के लिए नियम तोड़े गए और नियम तोड़ करके युद्ध को जीता गया। तो युद्ध जीतने के लिए अगर कोई उपयोगी साबित हो रहा है, कोई मैसेज उपयोगी साबित हो रहा है, युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया गया, आधा सच आधा झूठ बुलवाया गया, तो वो परिस्थितियां होती हैं। आदर्शवाद तो ये कहता है कि इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने कहा था कि जीत ही धर्म है। अगर जीत ही धर्म है, आप सब लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांतों को लागू कैसे करेंगे? आप जो तमाम सपने दिखा रहे हैं देश की जनता को, उन सपनों को आप पूरा कैसे करेंगे? जो आप तमाम योजनाएं और घोषणाएं कर रहे हैं, उन घोषणाओं को लागू कैसे करेंगे? वो लागू तो तब होगी जब आप जीत करके आएंगे, आपकी सरकार होगी, और सरकार बनाने के लिए जो भी उपयोगी हो सके उसका उपयोग करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब सतयुग नहीं है, इसलिए सतयुग की बात करना सिर्फ ठीक है, अच्छा लगता है,
लेकिन चूंकि सतयुग नहीं है, कलयुग है और बहुत ही खराब लोगों से आपका मुकाबला है, जो सारे तरह के कुकर्म करके भी चुनाव जीतने के लिए सारे कुछ करते हैं। जब उनसे आपको मुकाबला, तो आप कुकर्म तो नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कुछ अपने गए हुए लोगों को वापस ले रहे हैं, या उनके लोगों को भी अगर रणनीतिक तौर से आपको वापस लेना पड़ रहा है तो वो कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है यही रणनीति उचित होगी। सर मतलब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप कि जिस तरह ये राजनीतिक रणनीतियां हैं, लेकिन जनता तो ये नहीं जानती ना। जनता तो अपने नेता के हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करती है। और देखना ये होगा कि अशोक तंवर का इस तरह से अचानक खुले में रैली पर जाना और राहुल गांधी का हाथ थाम लेना और कुछ घंटों पहले रीट्वीट करना ये मोदी को। विनीता, इसका फैसला परिणाम पर डिपेंड करता है कि अशोक तंवर जिस इलाके को प्रभावित करते हैं, जिस इलाके के रहने वाले हैं, वहां परिणाम क्या होता है। अगर वो परिणाम उल्टा चला जाता है तो निश्चित तौर पे फैसला गलत साबित हो जाएगा। वो परिणाम पॉजिटिव होता है और भारी वोटों से जीत होती है उन इलाकों में, ये परिणाम फिर माना जाएगा कि ये निर्णय सही हुआ, तो वो फिर निर्णय को सही माना जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के अशोक तंवर ने जो आखिरी वक्त में किया, जिसका अंदाजा मोदी और शाह को कतई नहीं रहा होगा, और धर्मेंद्र प्रधान जो कि वहां के इस वक्त चुनावी प्रभारी हैं उस राज्य के, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की आंखों के सामने इतना बड़ा दलित नेता बीजेपी छोड़कर अचानक मंच पर जाकर कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है एक तरह से, और ये संदेश दे देता है ठीक वोटिंग से पहले, कैसे एक पीठ में इसे छुरा कहे या शातिर चाल कहे या फिर साम दाम दंड भेद के अलग अलग पैतरे कहें, लेकिन हाँ ये है कि इस पैतरे ने नींद जरूर उड़ा दी है इस वक्त बीजेपी की हालत खराब इस बात से हो रही है कि पहले से कई चीजें उनके आउट ऑफ कंट्रोल हैं और जो कंट्रोल में थे वो भी आउट हो रहे हैं। बड़ा दिलचस्प है हरियाणा का ये चुनाव, क्योंकि हरियाणा के चुनाव से ये पता लगने वाला है कि किस तरह से आगे अब महाराष्ट्र में भी होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जिन अपनी आखिरी पल की चालों पर यकीन करते हुए खेल को पलट दिया करती थी, अब वो चालें निष्क्रिय होती जा रही हैं। तो उसके बाद क्या होगा ये अपने आप में गजब देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।